उमर ने अमीमा के माथे पर बोसा देकर ऐसे बेसाख्ता अंदाज में तारीफ की थी कि अमीमा के साथ इशवा भी अंदर तक मसरूर हो गई। भला आज तक उमर ने कब किसी की तारीफ की थी? हाँ, नक्स निकालने में वो हमेशा पेश पेश रहता था। इशवा ने कौरमा और चावल चखे तो वाकई उम्र की बात पर यकीन आ गया। अमीमा ने फर्स्ट टाइम बगैर किसी से पूछे इतना अच्छा खाना बना लिया था। सो इशवा का मां होने के नाते सरो खून बढ़ गया। कौरमा कैसे बनाया है बेटा? वो अमीमा के करीब ही सोफे पर बैठते हुए बोली। मामा, दादी बेगम से पूछकर आई थी। अमीमा को झूठ बोलना मुनासिब नहीं लगा था, सो उसने सच बता दिया। फिर भी देखो इशवा, फर्स्ट टाइम उसने कौरमा बनाया है और वो भी इतना खुश जायका। उमर सारा क्रेडिट अपनी बेटी को ही देना चाहता था। अमीमा बहुत खुश भी थी और अपनी तारीफ पर शर्मा भी रही थी। पापा, मैंने हेल्प करवाई थी। प्याज मैंने काटे, इतने आंसू आए थे और मिर्चें भी मैंने काटी थी। अभी तक उंगलियों पर लग रही हैं और बाकी सब अपिया ने किया। रोटी भी अपिया ने बनाई। पुमुरिया भी ठुनक कर कुछ तारीफ वसूलना चाहती थी। उमर ने भी फिर तारीफ करने में कंजूसी नहीं की थी। ये सारी कंजूसियां सिर्फ इशवा के लिए थी। तभी मैं कहो है सब्ज मिर्च और प्याज में अलग सा टेस्ट क्यों महसूस हो रहा है। उमर आज वाकई मोड में लग रहा था। वैसे भी बादशाह सलामत के मोड बदलने का पता नहीं चलता था। तो फिर आइसक्रीम तो पकी हुई भूमुरिया के पीने पर तो मरती थी। बिल्कुल पकी। उमर ने उन्हें बेतरह खुश कर दिया था। पप्पा जान, हम भी एक बात सोच रहे हैं। अमन ने काफी देर की खामोशी के बाद बड़े मुदबिराना अंदाज में कहा था। कौन सी बात? हम सोच रहे हैं कि कोई डिश बनाना सीख ताकि आप हमारी भी तारीफ करें। उसने गाल पर उंगली रखकर इतने बेसख्ता अंदाज में कहा था कि इशवा और उमर एक साथ हंस पड़े। हम आपकी वैसे ही तारीफ कर देते हैं शहजादी आलिया। आप किचन को रौनक बख्श कर अपनी नन्ही सी जान पर जुल्म मत कीजिएगा। उमर ने अमन की नन्ही सी नाक दबाकर कहा। वो हंस पड़ी। इशवा ने मुस्कुराते हुए बिला इरादा ही अरूसा की तरफ देखा था और उसके चेहरे को देखकर ठिठक गई। अजीब खोई खोई सी कैफियत तारी थी इस पर। यूं लगता था कि वो यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी मौजूद नहीं है। किसी और जहाँ है, किसी और नगर में महव परवाज है। इसकी आंखों में अजीब सी सोच की परछाइयां थे। न जाने वो क्या सोच रही थी, किस ख्याल में थी। इशवा को इसका खोया खोया सा अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। ताहम इस वक्त उसने इसे टूकना या बुलाना मुनासिब नहीं समझा था। मगर इसके बाद भी इशवा ने बहुत दफा इसे खामोश खामोश और खोया खोया पाया। आजकल अमन के साथ इसकी खट्टी मीठी लड़ाइयां भी न होने के बराबर थी। अरूसा की भी छुट्टियां हो चुकी थी, मगर इन दिनों वो घर में होने के बावजूद गोया घर में नहीं थी। इसका सारा दिन नूरी के घर में गुजरता था, जबकि इशवा चाहती थी कि इन दिनों वो भी कुछ घरदारी सीख ले या फिर किसी ट्रेनिंग सेंटर से कुकिंग बेकिंग का कोर्स वगैरह कर ले। इसका इरादा था कि अरूसा के साथ अमीमा को भी 2-3 घंटे के लिए भेज दिया करेगी। जब उसने अरूसा से यही बात की तो वो बेजारी से बोले। मौज नहीं बन रहा भाभी, अभी फिलहाल रेस्ट करने का इरादा है। अभी तो कॉलेज से जान छूटी है। 2-3 घंटे की तो बात है। इशवा इसे हर सूरत कायल करना चाहती थी। उमर भाई मान जाएंगे, मैं उनसे बात कर लूंगी। इशवा मुतमईन थी। तो पहले बात कर ले, मुमकिन है कि वो इनकार कर दें। रूसा का अंदाज कुछ अस्तहज़ा सा था। इशवा को बुरा लगा। मैंने पिछले साल भी तुम्हारे लिए उनसे बात की थी। इस काम के लिए वो एतराज हरगिज नहीं करेंगे। फिर भी आपके मजाजी खुदा का मिजाज बदलते देर नहीं लगती। अरूसा एक मैगजीन की वरक गर्दानी कर रही थी, मगर इस वक्त भी इशवा पूरे यकीन से कह सकती थी कि अरूसा ज़हनी तौर पर यहाँ हाजिर नहीं थी। वो उसकी बातों के जवाब बगैर सोचे समझे दे रही थी। देखो बेटा, अगले घर भी जाना है, यही तो नहीं बैठे रहना। लोग क्या कहेंगे? अपनी मां नहीं थी तो बच्ची को कुछ समझा सिखाया भी नहीं। इशवा ने मशीन लगा रखी थी। मशीन का बजर बजा तो वो उठकर चली गई। कपड़े निकाल कर के निगाली निचोड़ने के बाद अलगिनी पर फैलाकर वो वापस आई तो अरूसा हुनूज इसी पोजीशन में बैठी थी। अब की इशवा सचमुच ठिठक गई। ना जाने क्या मसला था, इसे क्या परेशानी थी। आज से पहले इशवा इसे यूं गुमसम देखकर टिक तो जरूर थी, ताहम उसने इस कदर संजीदगी से नोटिस नहीं लिया था। मगर इस वक्त तो वो खासी परेशान हो गई थी। तभी इसके करीब बैठते हुए वो नरमी से इसके शाने पर हाथ रखकर बोली। मैं तुम्हें कुछ दिनों से काफी परेशान देख रही हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर लो। इशवा के लहजे में हमेशा वाली नरमाहट थी। अरूसा कुछ और घबरा गई। नहीं भाभी, प्रॉब्लम कैसी? फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? आपको ऐसा फेल होता है मैं तो पहले की तरह हूँ। उसने मसनवी बशाशत का मुजाहिरा किया। मगर इशवा बच्ची तो नहीं थी जो बहल जाती। अरूसा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी माँ, बहन ब्याबे सब कुछ हुए, क्या पता तुम्हारी परेशानी दूर कर दूं। आप मुझ पर शक कर रही हैं। वो नाराजी से गोया हुई। आपको मुझ पर एतमाद नहीं? अरूसा चढ़ गई। एतमाद क्यों ना हो, मगर न जाने क्यों दिल को धड़का लगा रहता है। वो ज़ेर लब बड़बड़ाई थी। चलो, नहीं बताता चाहत तुम्हारी मर्जी। खाने का वक्त होने वाला है, सलाद बना लो। इस तरह खामोश खामोश बैठोगे तो मैं चूकूंगी जरूर। इशवा संजीदगी से कहते हुए उठ गई। बड़े दिन हुए थे भाभी बेगम ने चक्कर नहीं लगाया था और ना ही नूरिया फिर गौसिया बाजी उधर आई थी। इशवा सोच रही थी कि किसी दिन वक्त निकालकर गौसिया बाजी की खैरियत मालूम कर आएगी। गौसिया बाज भाभी बेगम की दूसरे नंबर वाली बहू थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। उनका बेटा उमरनूर और शोजी से बड़ा था। आज वो नाश्ते के साथ ही किचन का काम समेटने के बाद सालन भी पकाने लगी थी जब अमीमा भी चुपके से आ गई। मामा, मैं सालन बना लेती हूँ। नहीं बेटा, तुम कुछ देर बैठकर पढ़ लो। अगर होमवर्क करना है तो कर लो, बस चिकन तो पकाना है, फटाफट बना लूंगी। वो प्याज काट रही थी। अमीमा लहसन उठा लाई। मैं लहसन छील दूं? सुना है लहसन छीलने से नील भी मजबूत होते हैं, उनमें चमक भी आ जाती है। इशवा मुस्कुरा दी। मेरी ख्वाहिश अब जानती हैं भला क्या है? वो नफासत से लहसन छीलते हुए बोली। इशवा ने भनवे उचका कर पूछा। क्या? आपकी सारी खूबियां मैं चरा लेना चाहती हूँ। अमीमा ने एक बहुत अनोखी बात कह दी थी। वो कुछ पल के लिए तो बेटी का चेहरा देखते हुए साकित हो गई। मुझ में भला कौन सी खूबी है? वो संभल कर गोया हुई। अमीमा की इस अजीब सी ख्वाहिश ने इसे बेहद हैरान ही तो कर दिया था। आप में इतनी खूबियां हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। हम प्राउड फील करते हैं कि आप हमारी माँ हैं। हमारी फ्रेंड्स आपको और पापा को देखकर रश्क करती हैं। आप सारी दुनिया की माओ से ज्यादा स्वीट हैं मामा। अमीमा ने बेहद बेसाख्तगी के आलम में इसके रुखसार चूम लिए। इस वालेहाना अंदाज ने इशवा की आंखों को पुरनम कर दिया था। हर बच्चा अपनी माँ के लिए ऐसे ही महसूसात रखता है मेरी जान। वो इसके गाल चूम कर उठ गई। इस बात से इनकार नहीं मैं मानती हूँ, मगर आप फिर भी बहुत स्वीट हैं। अमीमा ने लहसन छील दिए थे। अब वो ढेरों सुर्ख सुर्ख टमाटर काटने लगी थी। इसी पिल अरूसा ने किचन में झांका। भाभी, मैं नूरी की तरफ जा रही हूँ, खाना उधर ही खा लूंगी। अमन को मेरे पीछे ना भेजेगा। वो चली भी जबकि इशवा उसे पुकारती रह गई। उमर खफा होंगे अरूसा, वापस आ जाओ। ये कौन सा वक्त है किसी के घर जाने का? लोग अपने कामकाज में मसरूफ हैं। भला नूरी हमारे घर 2-2 3-3 चक्कर लगाती है क्या? रूसा भला थी कहा है जो उसकी तकरीर का जवाब देती।
वो प्याज गोल्ड करते हुए मुसलसल बड़बड़ाती रही थी। मैं रोटी बनाऊं? अमीमा अब फ्रिज से आटे का प्याला निकाल रही थी। नहीं, मैं कर लूं गुत्तम, अब जाओ। इसने जबरदस्ती अमीमा को किचन में से बाहर निकाला था। इसने खाना बनाकर मेज पर लगा दिया था और फिर खुद नहाने चली गई। अभी तक उम्र ऑफिस से नहीं आया था। वो लंच के लिए लाजमी घर आता था, मगर इस वक्त घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ते देखकर ईश्वा से रहा न गया तो एमन से बोली, जाओ अरुसा का मोबाइल लेकर आओ। उमर को कॉल तो करूं, अभी तक नहीं आए। अपना सेल अरुसा साथ ले गई है, एमन ने कार्टून देखते हुए बताया। ईश्वा झुंझलाकर फोन स्टैंड तक आई थी। पड़ोस में जाना था, मोबाइल साथ लेकर जाने की भला क्या जरूरत थी। उसने बुड़बुड़ाते हुए उमर के नंबर पर कॉल की थी। तकरीबन चौथी बेल पर उमर ने कॉल रिसीव की। खैरियत? वो कुछ जल्दी में था, इसीलिए छूटते ही बोला, आप लंच के लिए नहीं आए? आज नहीं, आजकूंगा। ऑफिस में कुछ काम है, उसने मसरूफ से अंदाज में बताया। बच्चियों ने खा लिया? नहीं, आपके इंतजार में बैठी हैं, ईश्वा ने वजाहत की। एमन तो बिल्कुल भी उम्र के बगैर खाना नहीं खाती थी और इस बात से उम्र अच्छी तरह आगाह था। अहमक औरत, उन्हें अभी तक भूखा बिठा रखा है। हसब मामूल उनको गुस्सा आ गया। आपको खबर तो है एमन आपके बगैर खाना नहीं खाती। इसका गुस्सा इसने शरबत के घूंट की तरह हल्क से उतार लिया। अभी मैं नहीं आ सकता, बच्चियों को खाना खुला दो। आप खाना नहीं खाएंगे? ईश्वा ने इसकी मसरूफियत के पेश नजर जल्दी से पूछा। 20 मिनट की ब्रेक हुई है, अभी बस खाने ही लगा हूं। अच्छा, फिर अल्लाह हाफिज। ईश्वा ने फोन रखने से पहले वेटर की आवाज के साथ कुछ और भी आवाजें सुनी थी, जनाना और मर्दाना आवाजें। शायद उम्र अपने स्टाफ के साथ किसी होटल में मौजूद था। सो ईश्वा ने फोन रखकर खाना लगाना शुरू कर दिया। बच्चियां खाना खा चुकी थीं। अमीमा ने बर्तन भी समेट लिए थे। सो ईश्वा जोहर की नमाज अदा करने लगी। मामूल की तस्बीह तिलावत के बाद वो उठकर बाहर आए। बच्चियों के कमरे में झांका तो तीनों को सोता पाकर वो अरुसा के कमरे में आ गई। वो अभी नूरी के घर से नहीं आई थी। कुछ सोचकर वो बैरूनी गेट बंद करके भाभी बेगम की तरफ आ गई। भाभी बेगम अपने मखसूस तख्त पर बैठी थी। ईश्वा को देखकर गोया खिल उठी। मेरी बेटी कैसे रास्ता भूल आई है? रास्ता तो अच्छी तरह से याद है भाभी बेगम, मगर फुर्सत का लम्हा भर मुयस्सर नहीं। वो उनके करीब ही तख्त पर बैठ गई। ये तो ठीक कहा उन्होंने, फौरन तायद की थी। रुसा भी तो अभी जिम्मेदारियों को नहीं समझती, बच्चियों के साथ चौथी बच्ची बन जाती है। काम तो काफी बट गया है। अमीमा और उमूर ये खासा ख्याल रखती है, बस तबीयत के बोझलपन की वजह से मैं घर से निकल नहीं पाती। उसने सादगी से वजाहत की। माशाअल्लाह अमीमा बहुत समझदार है। गौसिया बाजी किचन से नमूदार हुई थी, कुछ खफा खफा सी दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बैठकर चली गई। ईश्वा ने भी उनके रवैये पर ज्यादा गौर व फिक्र करना जरूरी नहीं समझा, वरना गौसिया बाजी के तेवर देखकर ठिठक जरूर जाती कि उनकी पेशानी पर खास नागवार सी सलवटें दिखाई दे रही थी और वजह न जाने क्या थी। अगर वो गौर करती तो फिर वजह ढूंढने का ख्याल भी आता। बहुत दिन हुए हैं, अपने चक्कर नहीं लगाया। ईश्वा भी शको किए बगैर नहीं रह पाई थी। बस बेटी, कुछ घरेलू परेशानी थी, दिल ही नहीं माना कहीं आने जाने को। उन्होंने एक ठंडी आह भरी। कैसी परेशानी? ईश्वा ने झिझकते हुए पूछा। नूरी के रिश्ते की कहीं बात नहीं बन पा रही, बस इसी वजह से खास परेशानी है। उन्होंने साफ साफ बता दिया था, आजकल लोग बस अच्छी शक्ल पर मर मिटते हैं, अखलाक तुम खलूस सब धुरे का धुरा रह जाता है। नूरी की बात एक जगह चल रही थी, जवाब दे दिया है उन लोगों ने। उन्हें कोई ऊंची लंगोरी चट्टी लड़की पसंद आ गई थी। वो बुझे लहजे में बोली थी, तब अपनी अरुसा को ही देख लो, अभी बात चलाओ, 10 रिश्ते आ पड़ेंगे। बस जापनी अपने नसीब की बात होती है, अल्लाह बेहतर करेगा भाभी बेगम, आप फिक्र ना करें, जो कोई इसके जोड़ का होगा। रास्ते बदल बदल कर उधरा निकलेगा। उसने उनके घंटे पर हाथ रखकर तसल्ली आमेज लहजे में कहा। पोतियों की फिक्र ने आंखों से नींदें चला ली हैं। गौसिया भी कुछ परेशान है, ऊपर से बेटा भी मानो हाथ से निकला जा रहा है। उनकी मुबहम सी बात ईश्वा के प्ले नहीं पड़ी थी। नूरी कहाँ है? उसने कुछ सोच कर पूछा। अरुसा भी तो नजर नहीं आ रही थी, मेरे कपड़े सिलाई कर रही थी, अभी सोने के लिए उठी है। मैंने सोचा कुछ आराम कर ले, सवेरे की मशीन के साथ लगी हुई है, भाभी बेगम ने मुकम्मल के दोपट्टे से सर लपेटे हुए बताया। नूरी बेहद सलीका मुंदस्किर और घर गृहस्थी को संभालने वाली लड़की थी और कुछ भाभी बेगम के जेर तरबियत और भी हरफिन में ताक हो गई थे, मगर यह दुनिया और उसके मेयार पर पूरा उतरना कहाँ आसान था। वो खुद को ही अगर देख लेती तो हैरान हो जाती। सूरत सीरत में बेमिसाल हरफिन में ताक, हर काम में माहिर, बस तालीम के मामले में कमी रह गई थी और ये कमी गोया उसकी पूरी जिंदगी पर मुहित हो गई थी। इसे लगता था कि वो अगर तालीम याफ्ता होती तो जरूर उम्र के दिल पर राज करती। बस इसी एक कमी की वजह से वो खुद को ऊंचाई तसव्वुर करती थी और उधर नूरी में भला क्या कमी थी। अच्छे तालीमी इदारे से पढ़ रही थी, सलीका मुंदस मजेदार, बस रंग रुपए में खासी कम थी और इसी वजह से ठुकराई जा रही थी। ईश्वा बस तासुफ से सोचती रह गई, अरुसा क्या कर रही है? आज सुबह का उसने चक्कर नहीं लगाया। भाभी बमरूसा का पूछ रही थी, जबकि इसका दिल तो गोया धक से रह गया। क्या मतलब? अरुसा यहाँ नहीं आई कि वो गोया पूरी जान से काम कर रही, मगर भाभी बेगम पर कुछ जाहिर भी नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता इसके पूरे वजूद पर अजीब सी बेचैनी छा गई थी। दिल था कि फिक्र के मारे सीने में कलाबाजियां खा रहा था। अरुसा यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई है? इसका बस नहीं चल रहा था। गोया सर पर पीर रखकर भाग निकलती और कहीं से भी इसे ढूंढ कर घर ले आती। अल्लाह, मैं क्या करूं? उमर तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरुसा इतने घंटों से कहाँ गायब है? वो भाभी बेगम से माजरत करके उठाए। घर आकर उसने अरुसा के नंबर पर कई मरतबा ट्राई किया, मगर फोन भी बंद था। फिर उसने फरदा फरदा उसकी सारी सहेलियों के घर फोन किए, मगर वो न जाने कहाँ थी, बगैर बताए किधर चली गई थी। ज्यों ज्यों वक्त आगे गुजर रहा था, ईश्वा के हवास साथ छोड़ रहे थे। दिल था कि अंदेशों में घिरा और भी सहमा रहा था। अपनी इस परेशानी को वो भाभी बेगम से भी शेयर नहीं कर सकी थी। भला उन्हें बताती भी किया? वो अरुसा के बारे में क्या सोचती? घर की बात घर से बाहर निकल जाती तो फिर क्या इज्जत रह जाती? सोच सोच कर उसके दिमाग की चूलें हिलने लगी थी। परेशानी के मारे चक्कर आ रहे थे। तंगाकर उसने उम्र के मोबाइल पर कॉल कर दी थी, मगर उम्र का नंबर भी ऑफ जा रहा था। वो फिर से अरुसा के नंबर पर ट्राई करने लगी। अब वो कभी अरुसा को कॉल करती थी और कभी उम्र को। हर 3 मिनट बाद वो यही अमल दोहरा रही थी, एक बार, दो बार, बार बार, कई बार। बस एक ही टेपशदा जवाब, मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ईश्वा की तो गोया जान निकली जा रही थी। नंबर डायल कर करके इसकी उंगलियां घिसी जा रही थी। खौफ के मारे दिल बंद होने के करीब था, जब इसके वहशतज़दा दिल में एक वसवसा बिल्कुल अचानक बेदार हो गया।
इस वसवसे के नमू पाते ही गोया इश्वा पूरे कद से बह गई थी। क्या उम्र और अरूसा एक साथ हैं? दोनों घर नहीं आए, दोनों के नंबर ऑफ हैं, दोनों से बात नहीं हो पा रही। क्या ये सच है? इसकी नागिन जैसी सोचों ने गोया उसे ही डस लिया था। वो एकदम नील नील हो गई थी। क्या ये सच है? क्या ये सच है? ये सवाल उसे कोड़ों की तरह लग रहा था और हर कूड़े की जरब उसे कराहने और चलाने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो किसी पत्थर की मूरत की तरह साकित बैठी थी। गोया इसके वजूद में जान तक बाकी नहीं थी। वो सांस तक नहीं ले रही थी। इसकी धड़कनें तक खामोश थी, मगर वो फिर भी जिंदा थी। हालांकि जिंदा रहने को दिल अब आमादा भी नहीं थे, मगर फिर भी इसे जिंदा रहना था। अपने साथ इस अजीम धोखाधड़ी के मुर्तकिब लोगों के गिरबान तक पहुंचना था। वो ऐसे मंजर से हटना नहीं चाहती थी। वो इस तरह दुनिया से पर्दापोश नहीं होना चाहती थी। वो अपने मुजरिमों की हर हाल में रुसवाई चाहती थी और उसके लिए इश्वा उम्र का जिंदा रहना जरूरी था। और जब वो इन जहर आलूद सोचों के समंदर में गर्क होती मायूसी की आखिरी हद तक पहुंची हुई थी, तब बहुत चुपके से अरूसा इसके करीब आ रुकी। भाभी, तुम? इश्वा के लहजे में अजीब सी फुनकार थी। कहाँ गई थी तुम? वो गोया बिल खाकर उठी। गुस्से और तौहीन के एहसास ने इश्वा के हवास छीन लिए थे। वो अरूसा का खूबसूरत चेहरा नोच लेना चाहती थे, मगर एकदम गोया उसकी तमाम तरह हिम्मतें किसी ने सल्ब कर ली थी। इससे बोला ही न गया, कुछ पूछा ही न गया। वो बस टुकर टुकर अरूसा को देखती रह गई थी। हालांकि वो एक पूरा पर्चा तैयार किए बैठी थी। मुगलजात का एक तूफान इसके अंदर ठाठे मार रहा थे, मगर उसके होंठ गोया किसी ने सुई के साथ बेदर्दी से सी दिए थे। मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी। इसके लहजे की कपकपाहट में झूठ साफ आया था। तुम झूठ बोल रही हो? इश्वा ने बमुश्किल बोलना चाहा था, मगर बोल नहीं पाए। किस्मत में दर्द और न जाने कौन कौन सी मंजिल से वो इस पर गुजर रही थी। मान टूटा था, एतबार टूटा था, ताहम उसका दिल पाश पाश जरूर हो चुका था। भाभी प्लीज, वो हाथ उठाकर तलखी से बोली, मेरे सच और झूठ से आपको क्या लेना देना है? मेरे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। वो रखाई से कहकर अपने कमरे में बंद हो गई। इश्वा की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। इसमें ना हिम्मत ना हौसला, भला वो कैसे अरूसा और उम्र के सामने डट जाती। दिन चुपके से गुजरते चले गए थे। इश्वा को गोया एक चुप की चाट लग गई थी। दिल में खामोशियां क्या उतरी थी। अब हंसना और बोलना ही भूल गए थे। ऐसे ही उदास और वीरान दिनों में फाइक की फोन कॉल गोया उसे फिर से जिंदा कर गई थी। इस दिन भी वो मामूल के कामकाज में मसरूफ थे जब उमूरिया ने चीख कर उसे आवाज दी, मामा जल्दी आइए, मामू का फोन है। फाइक का फोन इसके हाथ से वाइपर गिर गया था और वो न जाने किस तरह से फोन तक का फासला तय करके आई थी। रिसीवर हाथ में लिया तो गोया अश्कों की झड़ी लग गई थी, और जब वो रू रू कर दिल की सारी भड़ास निकालकर हल्की हो गई तो फिर फाइक ने बोलना शुरू किया, कमाल है आपा, तुमने पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया है। ताकि मैं अपने आने का इरादा बदल लूं। मेरी कंजूस दिल आपा का अल्लाह भला करे आपा। मैं किसी होटल में ठहर जाऊंगा। तुम रो रू कर मुझे अपनी गुर्बत की दास्तान सुनाने की तैयारी मत पकड़ो। दूसरी तरफ फाइक इसके भरे भरे दिल की वजह समझे बगैर अपनी सुनाने लगा था, पगले, मेरा दिल तो तेरी आवाज सुनकर भर आया था। 100 बिस्मिल्लाह करके आओ। मेरा तुम्हारे बगैर भला और है ही कौन? और ये तो खुशी के आंसू हैं। उसने फीफौर अपने आंसू पूछ दिए। अल्लाह की पनाह, ये आंसुओं का दरिया अगर खुशी का था तो फिर गम के समंदर के भला क्या कहने। आपा, ना रोया करो मेरी जान, कहीं पाकिस्तान में सैलाब ही ना आ जाए। फाइक ने खौफ ज़दा होकर कहा, मस्खरे, ये बता कब आओगे? सचमरा दिल बड़ा उदास हो रहा है, बस अपनी सूरत आकर दिखा जाओ। इसके हल्क में फिर से आंसू अटकने लगे। अपने उदास दिल को जरा खुश रखने की कोशिश कर, और आऊंगा तो मैं तब जब मुझे तुम अच्छी सी कोई खबर सुनाओगी। कैसी खबर? उसने आंख का कोना बेदर्दी से मसल दिया। मेरी दुल्हन तलाश करने की खबर को अच्छी सी गुड न्यूज़, यानी मेरी दुलारी आपा अपने सजीले भाई के लिए एक फुल टाइम मेड दरियाफ्त कर चुकी है। ताका मैं आकर निकाह पड़वा लो, वो अपने असली शरारती अंदाज में कह रहा था। क्या सच? मैं तुम्हारे लिए लड़की देखूं फाइक? इश्वा का बुझा बुझा अंदेशों में घिरा दिल गोया खिल उठा। अंग्रेजी तो नहीं बोली आपा? जो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? फाइक ने गोया दहाई दी। मुझे बताओ, लड़की भला कैसी होनी चाहिए? वो अरूसा और उम्र की तरफ से दिए गए घाव को भूलकर कदरे बशाशत से बोली, बस लड़की होनी चाहिए, कोई शो पेश नहीं। घर का कामकाज जानती हूँ, मतलब खाना पकाना, फाइक ने वजाहत की थी। तो फिर ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, इश्वा ने दिल से कहा। मैं तो हमेशा से बेफिक्र हूँ। गम पालने का काम तुम्हारे जिम्मे लगा रखा है। वैसे आपा, तुम भी ज्यादा फिक्रे मत पाला करो। टेंशन हमेशा देने की कोशिश करते हैं, लेने की नहीं। वो अपने लाओबाली अंदाज में कह रहा था। इश्वा के दिल में कांटा सा चुभा। ध्यान एक दफा फिर अरूसा और उम्र की तरफ चला गया था। हमा वक्त इसे बस एक ही गम खाए जा रहा था कि अगर ऐसा वैसा कुछ हो गया तो फिर इसका और उसकी बच्चियों का क्या बनेगा। सच आपा, फाइक दिलर से बोला, बहुत याद करता हूं मैं तुम्हें। अब मक्खन मत लगाओ। इश्वा हंस पड़ी। मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूं? वो एक मर्तबा फिर यकीन दहानी चाह रही थी कि फाइक भी गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता था। लड़की कहीं गुम है जो तुम ढूंढने की मुहिम पर निकलने की इजाजत चाह रही हो आपा? फाइक बड़ी मासूमियत से पूछ रहा था। मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी कर लोगे? ये ना हो मैं सारे मामलात तय कर लूं और तुम इनकार कर दो। इश्वा इससे हर बात क्लियर कर लेना चाहती थी। जाहिर है वो किसी की जिंदगी के साथ भला क्यों कर खेलती। नहीं आपा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपके फाइक संजीदा हुआ था। अच्छा, एक लड़की है मेरी नजर में। इश्वा कुछ सोचकर पुरजोश हो गई थी। इस वक्त वो अपनी तमाम तर फिक्र और परेशानी भुला चुकी थी। सिर्फ एक लड़की। फाइक को गोया दिल का दौरा पड़ गया। बको नहीं, नाजिब खफा क्यों होती है? जैसे आपकी मर्जी। फाइक ने फौरन ताबेदारी का मुजाहिरा किया था। इश्वा काफी देर उसकी बोंगियों से लुत्फ अंदोज होती रही थी। फाइक से बात करके इसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। जलते दिल को गोया करार आ गया था। फोन रखकर जून ही वो हटी तो पहली नजर उमर से टकराई थी। वो बड़ी अजीब सी नजरों से उसे देख रहा था। इश्वा के दिल में उम्र के लिए नफरत एकदम फिर से उमड़ आए। वो कतरा कर उसके करीब से गुजर जाना चाहती थे जब उम्र के सुलगते लहजे और आवाज को सुनकर ठिठक गए। फाइक को कम अज कम महीने में एक मर्तबा जरूर फोन कर लेना चाहिए।
तुम्हारी सेहत के लिए इसके फ़ोन नागुज़ीर हो गए हैं। फिर ईद के ईद ना हो बल्कि हर महीने ही तुम्हारे चेहरे पर भोली भटकी मुस्कुराहट हम मस्कीन लोग भी देख लिया करेंगे। आपने मुझे देख कर करना भी क्या है? आपके देखने के लिए बेशुमार सामान मौजूद है। वो सर से लेकर पीर तक सुलग गई थी। कभी कभी समझदारी की बात भी कर लेती हो, उसने आम से अंदाज में उसे चढ़ना चाहा था। ताहम ऐश्वा ने बात को अपनी ही पैराए में ले लिया। मैं और मेरी औकात क्या है? सियाने लोग अपनी औकात पहचान ही लेते हैं, वो तंजिया बोला। पूरे 15 साल से अपनी औकात और हैसियत का तायुन लगा रही हूँ, ऐश्वा ने भराई आवाज पर बमुश्किल काबू पाकर कहा। तो फिर नतीजा क्या निकला? वो भनवे उचक्काकर पूछ रहा था। नतीजा 0। हम तो ना 3 में हैं ना 13 में। इसे एकदम अपनी तौहीन के एहसास ने जर्द कर दिया था। भाई लतीफ़े सुना रहा था, अब की उम्र में मौजू बदल कर तंज करना शुरू कर दिए थे। हाँ, हमें भी सुना दो। हम भी थोड़ी देर के लिए हंस खेल लेते हैं। 2-3 किलो हमारा भी खून बढ़ जाएगा। अब तो ऑलरेडी लोगों का खून चूस चुके हैं। मजीद खून बढ़ाकर भला करना ही क्या है? उसने किशनस के कवर्स उतारने शुरू कर दिए। कुछ तुम्हें उधार दे दूंगा, आजकल तुम्हारा बिल प्रेशर लो हो रहा है ना। मैं आपके खुद गरज खून से ऐसे ही भली हूँ, उसने कलसकर सोचा। जी नहीं, कोई नहीं, हमारी मामा के बारे में ऐसे मत बोलिए, ऐमन पता नहीं कब वहां आई थी। अगर बोलूं तो फिर क्या करूंगी? और अगर तुम्हारी मामा से लड़ाई करूं तो फिर क्या करोगी? वो जानबूझकर ऐमन को छेड़ रहा था। तो हम आपको घर से निकाल देंगे, ऐमन ने गोया फैसला सुना दिया था। ऐश्वा के हाथ से झाड़ू छूटते छूटते बचा। माँ इतनी प्यारी है क्या? उमर ने सदमे की शिद्दत से संभल कर पूछा। इसके इतने लाड प्यार के बावजूद वोट माँ की तरफ ही था। जी, हमें मामा सारी दुनिया से प्यारी लगती है। हम अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकते, ऐमन ने उंगली उठाकर गोया वजाहत की थी और साकित खड़ी इश्वा को बेटी पर गोया टूट के प्यार आ गया था। वो इतने मजबूत सतूनों पर खड़ी थी और उसके बावजूद कई तरह के खदशात ने इसकी रातों की नींदें तक चरा ली थी। वो शक के बीज को दिल में जन्म देकर अपने और उम्र के दरमियान फासले नहीं बढ़ाना चाहती थी। अगरचे फासले तो उनके दरमियान पहले से ही बेशुमार मौजूद थे, मगर रिश्ते के इस भरम को वो बगैर किसी सबूत के महज एक शक की बना पर भला किसे तोड़ सो तहम्मुल के साथ तेल की धार देख रही थी। बच्चियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। ऐश्वा की मसरूफियत का दायरा फिर से फैल गया था। वही मसरूफ तरीन रोज और शब का सिलसिला शुरू हो चुका था। सुबह सवेरे एक मखसूस हंगामा मचा रहता। आज फिर उमर को टाई नहीं मिल रही थी। शर्ट की इस्त्री भी पसंद नहीं आई थी। वो मुसलसल सुबह से बुड़बुड़ाया जा रहा था। कभी खुद भी इस्त्री को हाथ लगा लिया करो। मुफ्त की नौकरानियां मिल गई हैं। कौन? कुन नौकरों की फौज भर्ती कर रखी है, इश्वा ने पलट कर तीखे चितूनों से इस घोर कर पूछा। अमीमा और अरूसा, और भला कौन? अरूसा कौन से पहाड़ तोड़ती है? इश्वा का तुम्हारे इश्तियाल के बुरा हाल हो गया था। इसने उठकर कभी पानी तक नहीं पिया था, कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। फिर भी उम्र की हमदर्दियां अरूसा के साथ थी। इश्वा तो पहले से ही भरी बैठी थी, इसीलिए भड़क उठी। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह तो जूते रखती हो। इसे इश्तियाल दलवाकर गोया उम्र को खूब ही लुत्फ आने लगा था, इसीलिए वो इश्वा को ताव दिलाने के लिए मजीद तंज करता रहा। अब अमीमा से बराए मेहरबानी किचन के काम मत लिया करो। इसकी स्टडीज काफी टफ होती जा रही है। इसे पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने दो। अपनी तरह इसे जाहिल मत रहने देना। आप कोई आलम फाजिल अपने जैसी तालीम याफ्ता ले आते ना। कम से कम ये फांस तो आपके दिल में से निकल जाती और मैं भी कोई भाग कर नहीं आए। अपनी चची उम्मी को जाकर ताने और तंज सुनाया करे। ये उन्हीं की जल्दबाजी का नतीजा है जो मैं आज तक अपने नसीबों को रू रही हूँ। वो गोया फट पड़े। शादी तो मैं अब भी कर सकता हूँ। तुम्हें क्या खबर दिन में कितनी कोलेग्स मुझे प्रपोज करती हैं, ये जाने बगैर कि मैं एक सड़ी हुई खातून का खुश मिजाज खुबरू शौहर हूँ। बड़ी खुश फहमियां हैं अपने बारे में। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना उमर को भी आमलेट के साथ फ्राई कर देती। जनाब, हकीकत पसंद हूं मैं। अपनी तारीफ खुद से नहीं करता। मेरी स्मार्टनेस की एक दुनिया तारीफ करती है। वो गिले में टाई लटकाए अब अरूसा को आवाज देने लगा था। अरूसा, जरा टाई की नाक लगा जा, शरीकों को तो वैसे ही आग लगी हुई है, करीब आकर और भस्म करेंगे मुझ गरीब को। आइंदा में नाश्ता भी बनाकर नहीं दूंगी। अरूसा ही से बनवाएगा कच्चा पका बदमजा नाश्ता। आखिरी फिक्रे इसने जेर लब बड़बड़ाकर कहे, तेताका सिर्फ उम्र ही सुन सके और किसी के कानों तक आवाज न जा। अरूसा के हाथ का नाश्ता करके डॉक्टरों की जेबें भरनी है किया। रूसा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उमर ने जुमला किया, अगर मेरी कुकिंग के बारे में यूं ही इरशाद जारी करते रहेंगे तो फिर मैं टाई की नाट नहीं लगाऊंगी। वो भी अरूसा ते फौरन धमकियों पर उतर आए। एक टाई की नाट के अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? और उसी बात पर मोहतरमा अकड़ती फुरती हैं। बड़े खुशगवार मोड में अरूसा से छेड़छाड़ शुरू हो चुकी थी। हालांकि ये उम्र का मामूल थे, मगर आजकल इश्वा को हर बात ही बुरी तरह से खटकने लगी थी। इस वक्त भी उम्र का अरूसा के साथ हंसी मजाक करना उसके दिमाग पर गोया हथौड़े की ज़र्ब की तरह लग रहा था। जो काम मुझे आता है वो किसी और को नहीं आता, रूसा साफ जता रही थी। इश्वा को नाट लगाने का सलीका नहीं। उधर इश्वा गोया बुरी तरह से राख हो गई थी। क्यों नहीं, ये काम इश्वा बहुत अच्छी तरह से कर लेती है, तुम खामखा सर चढ़ने की कोशिश न करो। उमर ने इसके सर पर चपत लगाई थी। वो दोनों आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे। अमीमा उनके लिए मेज पर नाश्ता लगा रही थी। कभी अब भी उठकर बर्तन रखने की जहमत गवारा कर लिया करें। उमर ने हमेशा की तरह से अरूसा को टोका था, मगर उसका टोकना इश्वा को सरासर ढकोसला लगा था। निरा ड्रामा और फरेब। उमर भाई, काम के अलावा आप मुझसे हर मौजू पर बात कर सकते हैं, रूसा ने ठुनक कर कहा।
वो सामने रखे नाश्ते की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। इसका उम्र भाई कहना भी इशवा को साफ अपना मजाक उड़ाता महसूस होता था। गोया उम्र भाई कहकर अरुसा उसकी आंखों में धूल धुनकने की कोशिश कर रही थी। मसलन क्या किया,